अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ लीडर्स थी। अब यहाँ पे हम इसकी स्ट्रेंथ देख रहे थे, थर्ड स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये फर्स्ट थ्योरी थी जिसमें जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल बेस थी, जिसमें हम लोगों ने एलपीसी मॉडल पढ़ा था कि एलपीसी मॉडल के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट किया जाता था कि अगर किसी लीडर के अंदर ये इफेक्टिवनेस होगी या उसका स्केल अगर या उसका स्कोर इन स्केल्स के अकॉर्डिंग आएगा तो इट मीन्स वो एक इफेक्टिव लीडर। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो था आगे एक आप ये कह ले कि एक आप एक्चुअल लीडरशिप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को एक आप ये कह ले कि नया वे दिखाया था कि हमें सिर्फ एज अ लीडरशिप सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स के ऊपर या सिर्फ एक लीडर के ट्रेड्स के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए या सिर्फ उस पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि लीडरशिप की जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं या सिचुएशन किस तरह की होनी चाहिए या आपकी वर्क की सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके ही एक इफेक्टिव लीडर क्रिएट करती हैं। तो अभी एक नई थ्योरी थी जिसने एक्चुअली आके आप ये कह लें बच्चों के सिचुएशन पे भी ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई है अच्छे से? एमएससी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। अच्छा बच्चों, बस ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, कुछ पता नहीं है कि किस टाइम लाइट ऑफ हो जाती है किस टाइम आती है, मतलब कोई शेड्यूल नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी आप ये कह लें कि इनकन्वीनियंस हो रही है, उसके साथ आप गुजारा करें। कुछ भी ना समझ आए तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। तो यहाँ तक है बच्चों हमारी थेरीज जो कि हमने चार थेरीज पढ़ ली हैं, जिसमें फर्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ी थी ग्रेट मैन और वुमन थेरी, उसके बाद सेकंड वन हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रेड थेरी, थर्ड वन थी हमारी यूनिवर्सिटी स्टडीज और बिहेवियरल थेरीज, उसके बाद फोर्थ वन हम लोगों ने जैसे कंटीजेंसी मॉडल पढ़ा। अब इसके बाद जो हम थ्योरी पढ़ने लगे हैं वो है एक्चुअली हमारी सिचुएशनल लीडरशिप। यानी कि हम अगर देखेंगे सिचुएशनल लीडरशिप या सिचुएशन, और यानी कि अब आप देखें ना कॉन्टीजेंसी मॉडल के बाद उसने एक नई राह या आप ये कह लें कि एक नई चीज या एक नया पॉइंट रेज कर दिया था कि सिचुएशन पे भी किसी ना किसी तरह हमें काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर सिचुएशनल लीडरशिप आई थी। अब सिचुएशनल लीडरशिप की थ्योरी जो है वो एक्चुअली अकेली किसी एक चीज पे बेस नहीं कर रही होती। सिचुएशनल लीडरशिप में बच्चों देखा जाता है सिचुएशनल लीडरशिप एक्चुअली एक पर्सन ने नहीं थी बनाई, ये पॉल हैरसे एंड कैन बैलेंशर ने दोनों ने मिलकर बनाई थी, उन दोनों ने अपनी थेरीज को एक्चुअली कंबाइन कर दिया था। अब ये मॉडल एक्चुअली डिफरेंट स्टाइल्स पे बेस कर रहा था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहा जाता था कि जो एक लीडर है, लीडर कभी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से नहीं बनता, बल्कि लीडर एक्चुअली अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाज औकात अपने डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे इस मॉडल में उन्होंने इस मॉडल के सिचुएशनल लीडरशिप के बच्चों टू पार्ट्स हैं, जिसमें एक डेवलपमेंटल लेवल है और दूसरा है लीडरशिप स्टाइल। ऑब्वियसली जो डेवलपमेंटल लेवल है वो लर्नर्स के लिए होगा, यानी कि जो अभी लीडर बन रहे हैं या लीडर बनने की तरफ जा रहे हैं, उनको ये सीखना है कि वो किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे या किन चीजों को साथ लेकर चलेंगे या किन किन स्टाइल्स को उन्हें अडोप्ट करना चाहिए, किन सिचुएशंस को देखना चाहिए। और जो दूसरा है लीडरशिप स्टाइल, यानी कि अब आपने वो चीजें तो सीख ली हैं, अब वो चीजें सीखने के बाद ये है कि अब आपने उनको अप्लाई किस तरह से करना है, यानी कि अब फील्ड में जाके आप किस तरह से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, नीचे जो सबसे नीचे बच्चे यहाँ पे D1 D2 D3 D4 लिखा हुआ, एक्चुअली ये है डेवलपमेंटल लेवल, जिसमें D1 से स्टार्ट होता है डेवलपिंग होना, यानी कि अब आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे कि D1 में सबसे पहले क्या है बच्चों, लो कॉम्पिटेंस है और हाई कमिटमेंट है, यानी कि अब यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंस यानी कि अब आपके अंदर कोई एबिलिटीज नहीं है, आपके अंदर आप ये कह लें कि स्किल्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने काम कैसे करना है। यहाँ पे आपने वो चीजें सीखनी है, लेकिन आप कमिटेड बहुत ज्यादा, यानी कि आप वो चीजें सीखना चाह रहे हैं, आप वो काम करना चाह रहे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप किसी नई एबिलिटी को या नई चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस लेवल को आपने क्रॉस कर लिया, अब आप सेकंड लेवल पे चलेंगे जो कि है D2। D2 में क्या होगा, D2 में हमारी जो कॉम्पिटेंस है वो थोड़ी सी लो या आप ये कह लें कि लो से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अब आप फर्स्ट स्टेप में है ना, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे हैं तो आप सेकंड या थर्ड पे चले जाएंगे, यानी कि कॉम्पिटेंस थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो गई। लेकिन अब वहां पे कमिटमेंट भी थोड़ी सी लो हुई है। कमिटमेंट थोड़ी सी लो क्यों हुई होगी, क्योंकि अब आपने एक चीज सीख ली है, जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, यानी कि अब आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं,
तो इट मीन्स आपकी कमिटमेंट, एक चीज आपने सीख ली है, वो आपकी कमिटमेंट से निकल गई है, अब आप एक नेक्स्ट कमिटमेंट की तरफ चले गए। उसके बाद बच्चों हमारा D3 है, जो कि हमारा मॉडरेट लेवल है, यानी कि इसमें आप ये कह लें कि आपके अंदर हाई कमिटमेंट भी होती है, मॉडरेट या हाई कमिटमेंट को आप लेकर चल रहे होते हैं, सॉरी हाई और मॉडरेट कॉम्पिटेंस को लेकर चल रहे होते हैं, यानी कि आपके अंदर चीजों को बहुत बहुत सी चीजें आप सीख चुके होते हैं और बहुत सी चीजें सीखने के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है या आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी कमिटमेंट है, यानी कि कमिटमेंट वो वेरी कर रही होती है, बाजों का आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि सिचुएशंस यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट भी आ रही होती हैं और बहुत ज्यादा इजी भी आ रही होती है। जब बहुत ज्यादा इजी सिचुएशन आती है तो आपकी कमिटमेंट जो है वो थोड़ी लो हो जाती है, आपको लगता है कि ये चीज आपको पहले से आती है या ये चीज सीखना तो बहुत ज्यादा आसान काम है। लेकिन जैसे ही कोई बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो वहां पे आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। वहां पे आप क्या सोचते हैं फिर? वहां पे फिर आप ये सोचते हैं कि ये चीज अब आप किस तरह से अचीव करेंगे या आप इस चीज की तरफ कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कमिटमेंट वेरी कर रही होती है। उसके बाद लास्ट स्टेप है D4। D4 में आपके क्या होता है, आपकी कॉम्पिटेंस भी हाई हो जाती है और कमिटमेंट भी दोबारा से हाई हो जाती है। कमिटमेंट हाई क्यों हो जाती है? कॉम्पिटेंस जैसे ही हाई होती है, यानी कि अब आपने डिफरेंट स्किल्स सीख ली हैं, आपको बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सी नई नई नॉलेज आपने ले ली है, बहुत से नए बिहेवियर्स आपने सीखने हैं कि डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग आप कैसा बिहेव करेंगे, स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर कैसा होगा। अब यहाँ पे अब आपने इतनी ज्यादा सारी चीजें सीख ली हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है पहले अगर 0 पे था तो अब वो 50 60 70 या 100 पे चला गया। लेकिन उसके साथ ही आपकी कमिटमेंट क्यों बढ़ गई? आपके अंदर एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं नई चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता हूँ, मैं नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, मैं नई चीजों की तरफ जा सकता हूँ, चीजों को कैसे कैसे ले सकता हूँ। यानी कि अब आप एक अच्छी चीज को सीखने की तरफ और ज्यादा, या आप ये कह लें बच्चों कि आपके अंदर ये आ जाता है, आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा होना स्टार्ट हो जाती है कि हम लोग अब ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, तो इट मीन्स हम लोग इससे ज्यादा आगे लेवल की तरफ जाएं। अब आप फिर उस लेवल पे नहीं रहते, आपका खुद दिल चाह रहा होता है कि अब आपको इससे एक डिफिकल्ट सिचुएशन दी जाए, एक डिफिकल्ट टास्क असाइन किया जाए ताकि आप उस टास्क के अकॉर्डिंग नया काम करें। ये दोनों बच्चों यहाँ पे ये दोनों लेवल आपको क्लियर है? अभी ये जो लेवल बता रही हूँ ये सिर्फ डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो कि हम एज अ लर्नर सीख रहे होते हैं, जिसमें आपका D1 D2 और D3 आता है। अब जो दूसरा लेवल है जो कि हमारा लीडरशिप स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल हमारा किस तरह से चल रहा होता है बच्चों? लीडरशिप स्टाइल ओबियसली अब आप एक लीडर बन गए हैं, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल लीडरशिप 4 लीडरशिप स्टाइल होते हैं जो कि आपको अपने सामने नजर भी आ रहे होंगे, जिसमें सपोर्टिंग है, कोचिंग है, डायरेक्टिंग है और डेलीगेटिंग है। अब इन स्टाइल्स में होता क्या, मतलब हर स्टाइल में हम चीजों को अलग अलग तरह से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इन सब स्टाइल्स को देखें तो इसकी 3 चीजें जो हैं वो आपको जरा, या यहाँ पे उन्होंने बल्कि लिखी हुई भी हैं, आपको हर लीडरशिप स्टाइल पे नजर आ रही होंगी। स्पोर्टिव लीडर कैसे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली कैसे होंगे बच्चों, आपको उस नाम से भी पता चल रहा है, सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर चलेंगे, उनको किसी काम में आप ये कह लें कि अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप ये कह लें कि आप उन्हें हमेशा से साथ लेकर चलेंगे, आपका डेवलपमेंटल का लेवल अच्छा चल रहा होगा, क्लियर गोल होंगे आपके, और इसी तरह आप उनके साथ जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो उनका काम आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्टिव लीडर। डायरेक्टिव लीडर कैसा होगा बच्चों, जैसे स्टाइल में फर्स्ट वन में डायरेक्टिव लीडर आ रहा है, डायरेक्टिव लीडर वो होगा जिसको अपने गोल्स और अपने रोल्स क्लियर होंगे, उसे पता है कि मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है और किन चीजों को किस किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे लेकर चलना है। उसके अंदर आप ये कह लें कि जोश होगा, एंथुजिज्म होगा, अपनी स्किल्स को दूसरों को सिखाने का एक पैशन होगा, चीजों को एक अच्छे तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करके वो चलेगा। फिर उसकी एक टाइमलाइन होगी कि हमने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है, एक पंक्चुअलिटी का लेवल होगा, कुछ आपने अपने लिए प्रायोरिटीज सेट की होती है, यानी कि आप एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं अपने लिए और आप फिर सोचते हैं कि बस अब आपने अगर कोई काम करना है तो आपने सिर्फ उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। और ऑब्वियसली जब आप उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं तो आप एक अच्छा लीडर बन रहे होते हैं, आप एक डायरेक्टिव लीडर होते हैं कि आपको डायरेक्शन मिली होती है, आप दूसरों को अच्छे डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर ज्यादा अच्छी तरह से चल रहे हो। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टाइल को देखें जो कि हमारा है कोचिंग स्टाइल। कोचिंग स्टाइल में क्या होता है, ऑब्वियसली कोचिंग स्टाइल में कुछ, अगर आप कोचिंग स्टाइल लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे होंगे या उसमें डेवलपमेंटल लेवल कैसा होगा, उसमें D2 का डेवलपमेंटल लेवल होगा। उसमें क्या होगा,
बहुत सी जगहों पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अभी आपका कॉम्पिटेंस लेवल ज्यादा नहीं ना बढ़ेगा। बहुत सी जगहों पे आप कंफ्यूज होंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि काम बहुत ज्यादा है लेकिन आप इतना, आपके पास टाइम कम है या आपके पास रिसोर्सेज कम है। बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे आप परेशान होकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, दिल करेगा आप काम करें ही ना, इस काम को यहीं पे छोड़ दें। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बाज़ों का बहुत सी जगहों पे आप कंफ्यूज होंगे तो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर आपको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो आपको कोच करे, यानी कि आपको अपने साथ लेकर चले, ठीक तरह से चीज़ों को बताए, टाइम टू टाइम जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको फ़ौरन उस लीडर को वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, यानी कि वो आपको सिर्फ डायरेक्ट वे में ना लेकर चले अब, बल्कि अब आपको वो सिखाने की तरफ लेकर जाए। जैसे ही आप एक अच्छा काम कर रहे हैं या आपने एक लेवल अचीव कर लिया, फौरन से आपको प्रेज मिल रही है या आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अब आपको एक अच्छा लगेगा कि आप एक अगले स्टेप की तरफ जाएं। और जैसे ही आपने किसी चीज को अचीव किया है तो वहां पे फौरन से आपको अपनी सक्सेस नजर आ रही होती है। चलिए अगर आपने कहीं पे बाय चांस आपसे मिस्टेक भी हो गई है तो एज अ कोचिंग लीडर आप वहां पे उस मिस्टेक के अंदर से उसको ये सिखाएं कि ये एक्चुअली आप इस मिस्टेक को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से ठीक तरह से लेकर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों। और वहां पे अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करें कि ये टास्क या ये काम उसके लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, या वो उसको ये काम क्यों करना चाहिए, या वो ये काम करना क्यों चाह रहा है, या किस वजह से वो कर रहे हैं, या किस तरह से लेकर चलेंगे। ये तो बच्चों हमारे दो स्टाइल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। वो ऑब्वियसली एक हम लोगों ने डायरेक्टेड पढ़ा है, कोचिंग पढ़ा है। अब अगर आप थर्ड वन को देखें तो थर्ड वन स्टाइल है हमारा जो कि रिलेट कर रहा है सपोर्ट से, यानी कि हम अब एक लीडर को लेकर चल रहे हैं तो सपोर्टिव स्टाइल हमें किस किस तरह से देख के चल रहा है। स्पोर्टिव लीडर कैसा होगा, और स्पोर्टिव लीडर के अंदर आने वाले सबसे पहले तो हम स्पोर्टिव लीडर जो है वो D3 लेवल के साथ बच्चों लिंक कर रहा होता है। D3 लेवल में क्या होता है कि अब वहां पे जब आप D3 लेवल पे हैं बच्चों, तो अब आपकी थोड़ी सी कॉम्पिटेंस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही है। आप कमिटमेंट में कहीं अगर हार्ड सिचुएशन आ गया तो आपको पता नहीं चलता है, बाजू का आप सेल्फ क्रिटिकल होने लग जाते हैं कि शायद मैंने अच्छा काम ही नहीं किया, मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। आप हिस्सा भी ले रहे हैं, साथ साथ आपको कहीं ना कहीं डाउट होने लग जाता है, कहीं ना कहीं आप घबरा जाते हैं, बाजू का अपने आप को कैपेबल समझने लग जाते हैं उस काम के जो कि आपको साइन किया गया है। लेकिन बीच में ही कहीं लग रहा होता है कि नहीं, शायद मैंने ये काम अच्छे से किया ही नहीं है, या मुझे ये काम करना आता ही नहीं है, या मुझे ये काम करना आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे आप बाजू का आप ये कह लें कि एक कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बार बार चीजों को समझने की ट्राई कर रहे होते हैं, चीजों को साथ लेकर चलने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो वहां पे बच्चों ये आपको सारी जो कहीं ना कहीं ये सारी आप ये कह लें कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा होता है। और ये सिचुएशन फिर ऑब्वियसली आप पे किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हवाले से अफेक्ट भी कर रही होती है। बाज़ोकात अच्छे वे में इफेक्ट कर रही होती हैं, बाज़ोकात आपके साथ ये एक बुरे वे में इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको एक ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो कि आपको डांटे ना, जो कि आपको कहीं ना कहीं मतलब कोचिंग भी वो कर रहा है, ठीक है आप समझ रहे हैं, लेकिन अब आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि वो आपको सपोर्ट करे, आपको कोच करे साथ साथ, फिर साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज दे कि चलें आप एक नया काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी बार बार मिस्टेक भी होंगी तो इट डजेंट मैटर, हम इन मिस्टेक से कोई ना कोई नई चीज भी तो सीखेंगे ना। फिर इसी तरह अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करें कि इस टाइम पे जब आप इस सिचुएशन में थे या आप इस लेवल पे थे तो आपने डिफरेंट सिचुएशन को किस किस तरह से फेस किया, किस किस तरह से ओवरकम किया, किस तरह से आप काम करना चाह रहे थे, किस तरह से आप उस काम की तरफ गए, उसको ठीक करते गए नहीं करते गए, मतलब जो भी आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन है उन पे आपने किस तरह से ओवरकम किया। ठीक है बच्चों। ऑब्वियसली आपकी जो सपोर्ट है, आपकी जो इनकरेजमेंट है, जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी आपकी हेल्प शामिल होगी। तो आपका यहाँ पे जो आपस में रिलेशनशिप है ना, यानी कि आप रिलेशनशिप ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे आपके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है बच्चों वो ज्यादा अच्छे हो रहे होते हैं। आप एक इफेक्टिव वे में काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, चीजों को अच्छी तरह से लेकर चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली एक सपोर्टिव लीडर या आपका जो भी मेंटोर, अगर वो जितना ज्यादा सपोर्टिव होगा, आप अपने सबऑर्डिनेट से काम भी उतना ही ज्यादा अच्छा करवा सकेंगे, उसको उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने साथ लेकर चल सकेंगे, और ऑब्वियसली वो आपके लिए फिर ज्यादा इफेक्टिव होगा। बच्चों यहाँ तक समझ आ रही है सिचुएशनल लीडरशिप की?
जी मैम। कहीं पे कोई भी पॉइंट बच्चों अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, जो लास्ट लीडरशिप स्टाइल है यानी कि डेलीगेटिंग लीडर है, तो ऑब्वियसली अब डेलीगेटिंग लीडर के अगर ऑपोजिट आप एक डेवलपमेंटल लेवल देखें तो हमारा D4 का लेवल। D4 में अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली आपकी कमिटमेंट भी हाई है, कॉम्पिटेंस भी हाई हो गई है, आपने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, आपकी स्किल्स जो वर्क से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली बढ़ गई हैं, आपने बहुत से न्यू बिहेवियर्स को, नई नई सिचुएशन को डील किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे अब आप ना, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लग रहा होता है कि आपको अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है आगे जाकर तो ऑब्वियसली आप उसको इजीली ओवरकम कर सकेंगे या आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकेंगे। तो ये चीजें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव वे में लेकर चल रहे होते हैं और आप उन पे एक अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब आप वहां पे क्या होते हैं, ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, यानी कि आपको सेल्फ एश्योरेंस हो जाती है, आप अपनी लाइफ को या अपने खुद को, अपने ऊपर आपका एतमाद बढ़ने लग जाता है, आप सेल्फ डायरेक्टेड होने लग जाते हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोई काम असाइन किया गया है तो आप इस काम को, आप खुद की डायरेक्शन खुद देने लग जाते हैं कि अच्छा मैं अब इस काम को इस तरह से लेकर चलूंगा, इस वे में उसको कंप्लीट करूंगा, उसको इस तरह से आपस में, मतलब उसके लिए मुझे इन इन चीज़ों की, इन इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है या इन चीज़ों को हम इस तरह से देखेंगे। तो वहाँ पे अब आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ा है, ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बढ़ा है, आपके अंदर स्किल्स बढ़ रही हैं, आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको एक ऐसा लीडर चाहिए है जो कि एक सिर्फ कोलीग या आपका सिर्फ आप ये कह लें बच्चों के कोच नहीं है, बल्कि अब वो आपकी, आप उसके साथ एक इस तरह से काम करना चाह रहे हैं कि जो आपकी कंट्रीब्यूशंस को, जो भी आपने उस काम से रिलेटेड की हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए की हैं या उस, आप ये कहने कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए की हैं, अब आपको लग रहा होता है कि उनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपकी जो सेल्फ है या आपकी जात की वजह से वो सारी चीजें या बहुत से फायदे उन्हें मिले। यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं कि आपका खुद पे ट्रस्ट बढ़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली आप अपने लीडर्स के साथ अपना ट्रस्ट बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो लीडर, यहाँ पे लीडर को चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रस्ट दे, उन्हें उनके काम को, जो जो उनकी एफर्ट्स हैं उस काम को कंप्लीट करने में, ऑब्वियसली उन्हें एक्नॉलेज करे, बाय नेम उनको प्रेस करे, कोई ना कोई चले ठीक है आपने कोई एक डील अचीव कर लिया या कोई एक गोल है वो आपका अचीव हो गया, तो ऑब्वियसली आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई ना कोई बोनस देंगे, चले उनकी पे थोड़ी ज्यादा दे देंगे या कुछ और चीजें हैं, मतलब डिफरेंट चीजों को मिला के आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों सबऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहाँ पे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बेसिकली, अब आप डेलीगेट लीडर है ना, तो आप उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा आपका हो गया, अब आपको पता चल गया आपके लीडर भी एक, आपके सबऑर्डिनेट्स भी एक लेवल को अचीव करके एक ऊपर के लेवल पे आ गए हैं, तो वहां पे आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि अगर नेक्स्ट कोई भी सिचुएशन आती है या कोई टास्क आता है तो उस टास्क, उस सिचुएशन के लिहाज से, मतलब उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है या उन लोगों ने जो बहुत सी नई स्किल्स सीख ली हैं, तो उन स्किल्स के अकॉर्डिंग, उन टास्क के अकॉर्डिंग वो अपना, मतलब उससे रिलेटेड कोई स्किल नहीं शेयर करें आपके साथ। आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, वो उन चीज़ों को किस किस तरह से लेकर इफेक्टिव वे में चल रहे हैं और चीजें किस तरह से उनके लिए अच्छी बन रही हैं, यानी कि अब आपने मिलजुल के आपस में एक अच्छी तरह से एक अच्छा काम करने की ट्राई करनी है। ये तो थे बच्चों अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल लीडरशिप, कुछ लीडरशिप स्टाइल्स थे जिनमें हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल भी पढ़े हैं, जो कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंटल स्टाइल के साथ। जितना ज्यादा आपका ऑब्वियसली हर हर मोड पे, मतलब हर डेवलपमेंटल लेवल के साथ आपका एक लीडरशिप स्टाइल मैच कर रहा है, D1 के साथ डायरेक्टरी लीडरशिप स्टाइल मैच कर रहा है, D2 के साथ कोचिंग लीडरशिप स्टाइल मैच कर रहा है और D3 के साथ हमारा स्पोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल मैच कर रहा है और D4 के साथ S4 यानी कि हमारा डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल मैच कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कोई एक बात, कोई एक पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो या आपको मुश्किल लगा हो या कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने फील की हो तो प्लीज बच्चों फौरन से पूछिए। सारा समझ आ गया बच्चों? कहाँ सो गए हैं MSc बच्चों? आवाज आ मैम रही यहीं पे है? ही है, सोए नहीं हुए। जी मैम आ रही है। एक तो बच्चों आपकी क्लास भी ऑब्वियसली आपके उस टाइम पे तो नहीं है शायद, इसलिए भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो क्योंकि बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं।
बाकी आए भी नहीं है। ग्रुप में सारे मैसेज किए जा रहे हैं। मैम वो कह रहे हैं कि किसी का नेट नहीं है, किसी का कोई इशू है। जी बच्चों, तो वाकई बस वैसे भी जैसे जैसे अब गर्मी भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लोड शेडिंग का भी इशू है। और ये भी कि कोई शेड्यूल नहीं है ना, किसी को पता ही नहीं है कब किस टाइम आपकी लाइट ऑफ हो रही है। अपनी मर्जी से जिस लाइट बहुत मर्जी ज्यादा टाइम वो तंग ले करती है जाते मैम। हैं। जी बच्चों, लाइट तो वाकई बहुत तंग करती है। अच्छा बच्चों, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी क्लास में ऐसे कौन से रोल नंबर हैं जो एक्चुअली रोल नंबर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे कभी भी आए नहीं है, मतलब कभी क्लास में आए ही नहीं है शुरू से अब तक। मैम 1578 एक रोल नंबर है, वो बच्ची छोड़ दी है। बस बाकी सारी जितनी भी क्लास है वो सारी आती है। 1578 मनीप भाई का रोल नंबर है। नहीं नहीं बच्चों, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कुछ रोल नंबर होते हैं ना, लेकिन वो बच्चे या तो एडमिशन ही नहीं लेते या चले जाते हैं बीच में छोड़ के, पता ही नहीं होता उनका। तो आपकी क्लास में कोई एक ऐसा? मैम शुमाइला ताहिर है। एक महक एजाज के नाम से है, वो लड़की छोड़ गई थी। अच्छा, एक महर की एक जान है। शुमाइला ताहिर है, अच्छा और शुमाइला एक ताहिर है, अच्छा सबा है, अच्छा। सबा, हाँ सबा बस ये कंवल। तीन लोग सबा ही हैं ना? कबल। बच्चों इन तीन लोगों के अलावा तो कोई नहीं है ना? नहीं और कोई भी नहीं है। चलें ठीक है। मैम बाकी क्लियर, जीआर को पता होगा ज्यादा क्लियर। चले मैं उनसे भी पूछ लूंगी। लरेब आई थिंक प्रेजेंट नहीं है, वो चली गई है, शायद कोई इशू होगा उसका भी, नेट का होगा या कोई और होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने 5 आपके लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिए हैं अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि बीच में लोड शेडिंग की वजह से कोई ना कोई मसला हो जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ना है जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल, वो है पाथ गोल। जैसा कि आपको अपने सामने नजर भी आ रही होगी। अब पाथ गोल थ्योरी से मतलब इसके नाम से आपके माइंड में क्या चीज आई है, या कोई चीज समझ आई हो या आया हो कि जी ये इससे रिलेट कर रही होगी। जैसे सिचुएशनल को देख कर तो ये लगा ना कि जी चलो सिचुएशन से लीड कर रही है। तो पाथ गोल थ्योरी से आपको कुछ समझ आया या इसका नेम से कुछ समझ आया? मैम पूरे ग्रुप को मतलब साथ लेके चलना है इसमें। जी बच्चों, एग्जैक्टली एक्चुअली पाथ गोल थ्योरी में जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, उन लोगों ने एक्चुअली ये कहा था कि एक लीडर जो है, पहली थ्योरी जो भी कह रही है कि सिचुएशनल के साथ आप काम करते हैं, इस तरह से चल रहे होते हैं, जो भी है। पाथ गोल थ्योरी ने ये कहा था कि जब आपने एक गोल सेट कर लिया कि जी हमने ये गोल अचीव करना है, या आपने अपने लिए कोई काम या कोई असाइनमेंट सेट की है या असाइनमेंट असाइन ही कर दिया खुद को कि जी ये असाइनमेंट है, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसको अचीव करना है। तो एज अ लीडर, मतलब एक लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे ग्रुप को साथ लेकर चले। अगर उसे लग रहा है कि ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है जो कि वो काम नहीं कर सकता या उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, मतलब चले उसकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर उसका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है, या वो लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या मतलब और भी, या उसके अंदर वो शायनेस उसके अंदर है, तो उस इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लीडर उसे बिल्कुल ही अलग छोड़ दे। बल्कि लीडर उसे वो काम दे कि हो सकता है वो किसी एक काम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है कि वो लोगों मतलब जो चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क को अचीव करना है, उस टास्क को अचीव करने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ रही होती है। जैसे कि अगर आपको कोई टास्क दे दिया जाए कि आपके फला आप किसी स्कूल में टीचर हैं या आप किसी जगह पे टीचर हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी इस दिन इस क्लास का राउंड होगा और ये देखा जाएगा क्लास कैसे डेकोरेट करेंगे। अब आपने सब बच्चों को कोई ना कोई काम असाइन कर दिया। अब आपको क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो ड्राइंग भी उसको अच्छी नहीं आती है, उसको कलरिंग भी अच्छी, मतलब वो कलरिंग अच्छी नहीं कर रहा है, इवन वो स्केचिंग भी अच्छी नहीं कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो मतलब किसी काम में अच्छा नहीं है जो आपने काम सब लोगों को साइन किया। लेकिन हो सकता है वो उन चीजों को खरीद के लाने में या बाहर के काम करने में इफेक्टिव हो, चीजों को खरीद के अच्छा ला सकता हो। इसी तरह एज अ लीडर, मतलब एज अ लीडर भी आप एक टीचर होते हैं। आपका एक काम होता है कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को सारे ग्रुप को साथ लेकर चलना है। ग्रुप के किसी भी मेंबर को ये फील करवाने के लिए कि उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, उसे अकेला नहीं छोड़ना, बल्कि उसको साथ लेकर चलना है। क्योंकि आप एक फैसिलिटेटर है, आपने देखना है, आपने गाइड करना है बार बार साथ साथ। अगर आपको लग रहा है कि वो जो वीक पर्सन है, मतलब आप देखें बच्चों, आपकी जैसे मदर है वो भी एक लीडर होती है ना। घर में आपने कई दफा देखा होगा कि अगर कोई घर में कोई बहन भाई बीमार हो जाता है तो आपकी मदर जो है या अम्मियाँ जो होती हैं उनको सबसे ज्यादा उसकी फिक्र होती है जो बीमार होता है, उनकी नहीं होती जो ठीक होते हैं। तो इसी तरह एज अ लीडर भी आपने सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि आपको अपने उस सबॉर्डिनेट्स की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए जो कि
जिसको लग रहा है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी रोल प्ले कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसके सेल्फ वर्थ में भी रोल प्ले कर रहे हैं, आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिर वहां पे आपके लिए इफेक्टिव होती हैं। आपको पता होता है ये सारी चीजें किसी न किसी तरह से आपको डायरेक्टिव वे में लेकर जाएंगी, लोग आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा करेंगी। तो बेसिकली पाथ गोल थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एज अ लीडर आपने अपने पूरे के पूरे ग्रुप को, अपना जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, आपने उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए अपने सारे ग्रुप के मेंबर्स को साथ लेकर चलना है। अगर आपको उस वर्क से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है तो ऑब्वियसली आप अपने मेंबर्स को ना कहेंगे वो डिफिकल्टी को किस किस तरह से खत्म कर सकते हैं, बल्कि आप भी उनके साथ मिलकर काम करें। आप भी उनके उस गोल को अचीव करने के लिए, अगर जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उनको डायरेक्शंस ना दें, बल्कि अगर आपको लगता है कि किसी टाइम पे आप उनको आपकी जरूरत है कि आपके एज अ बॉस आप उनके साथ बैठ के काम करें, क्योंकि ऐसे उनको अपनी सेल्फ वर्थ फील होगी या ऐसे उनके सेल्फ मोटिवेशन में इजाफा होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे आप उनको टाइम दें, आप उनके साथ काम करें, उन चीजों को साथ लेकर चलें। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके साथ साथ उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी बच्चों बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि वो फिर दिल से, क्योंकि आपका जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं तो वो काम जो पहले सिर्फ उनके लिए एक जॉब था या सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए था, तो वो काम उनके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो गोल अचीव हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कहीं मतलब यहाँ ये चीजें तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे पाथ गोल थ्योरी जो है वो मजीद किन चीजों पे वर्क करती है, ये किन चीजों को साथ लेकर चलती है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर भी आ रही होती है, एक साइड पे आपके एम्प्लॉय हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऑब्वियसली कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है इस काम के लिहाज से, उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, वो चीजों लोगों से कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन पेश आ रही है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, आपके अंदर क्या इतनी एबिलिटीज हैं कि आप उनसे कोप अप कर पाएंगे या नहीं। तो ये है बच्चों सारी सिचुएशन जो कि हम उनको लेकर चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली दूसरी और सेकंड साइड पे आपका गोल है, यानी कि आपने जो गोल अचीव करना है वो इस साइड पे है। अब ऑब्वियसली एज अ लीडर आप क्या देखेंगे, आप अपना सबसे पहले तो अपने वर्क की करैक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे ना, आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है, आपको अपने टास्क को किस तरह से लेकर चलना है। फिर आप ये देखेंगे आपके पास कितनी अथॉरिटी है, वर्क ग्रुप क्या है, यानी यहाँ पे हम जो फील्डर का मॉडल की सारी चीजें देखते हैं ना, सिचुएशन कैसी थी, आपके पास पावर कितनी कितनी है, वर्क से रिलेटेड इन्वायरमेंट कैसा है, और सिचुएशनल लीडरशिप, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद पाथ गोल लीडरशिप कैसा होगा, आप अपने एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, टास्क और इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, फिर वहां पे आप देख रहे हैं कि एज अ लीडर आप सिचुएशनल लीडरशिप के किन किन स्टाइल्स को कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पे अचीव करेंगे, डायरेक्टिव लीडरशिप को कहाँ पे यूज करेंगे, सपोर्टिव लीडरशिप को कहाँ पे यूज करेंगे, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को कहाँ पे यूज करेंगे, अचीवमेंट ओरिएंटेशन को कहाँ पे करेंगे। फिर वहां पे आपका क्या होता है, अब आपको ये चीजें तो पता चल गई हैं, अब आपने फोकस करना है अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशन, वो मोटिवेशन को जब आप फोकस करेंगे तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप अपना गोल डिफाइन करेंगे एक अच्छे वे में, एक क्लियर वे में उनको मैसेज देंगे। फिर आपका ये काम होगा कि आप अपने पाथ को क्लेरिफाई करें कि हमने एक्चुअली इन इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करना है, ये डायरेक्शंस हैं जिनको हम लेकर चलेंगे, ये डायरेक्शंस हमारे साथ इस तरह से वर्क करेंगी। फिर आपकी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि आप ये कह लें बच्चों कि आप सिर्फ अपने लीडर को या अपने बच्चों, आप ये कह लें कि अपने सबऑर्डिनेट्स को अकेला काम नहीं करने देंगे। आपको लग रहा है कि जहाँ पे उनको सिचुएशन की जरूरत है, यहाँ पे उनको आपके काम की जरूरत है, वहां पे आप उन्हें फौरन काम करने के लिए देंगे। अब आपका अगर डायरेक्टिव बिहेवियर होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप डायरेक्शंस देंगे, और कि किस किस तरह से, जैसे हम लोगों ने सिचुएशनल लीडरशिप में भी पढ़ा है कि आपकी डायरेक्शंस होंगी कि इस काम को हम इस वे में करेंगे, ये जो पर्सन जो है उसके जिम्मे आप कुछ ड्यूटीज लगाएंगे, फिर आप उनको एक डेडलाइन देंगे, वो आपकी डायरेक्शन है। उसके बाद अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर की तरफ, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बहुत पढ़ा है कि आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होता है, कि आपको जो टास्क असाइन कर दिया गया है उस टास्क को आपने अचीव कैसे करना है, या उस टास्क को अगर आप लेकर भी चलेंगे तो वो टास्क आपके साथ कैसे काम करेगा, कैसे चीजों को फेस करेंगे आप।
ठीक है बच्चों। और सपोर्टिव बिहेवियर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे, आप अपने लीडर्स की, अपने को वर्कर्स की वेलबींग को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उनके साथ आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम क्या एक इफेक्टिव वे में चल रहा है या नहीं, वहां पे उनको किसी डिफिकल्टी को फेस तो नहीं करना पड़ रहा है, किसी आप ये कह लें बच्चों के किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब भी वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करेंगे तो वहां पे वो सिचुएशन उनके लिए किसी ना किसी लिहाज से प्रॉब्लमेटिक हो। तो उसके बाद अगर आप पार्टिसिपेटिव लीडर हैं तो ऑब्वियसली आप अपने ग्रुप मेंबर्स को अपने साथ लेकर चलेंगे। आप अगर कोई भी डिसीजन लेंगे, आप अगर कोई भी नया काम करना चाहेंगे, आप अगर देखेंगे कि आप अपनी सिर्फ आप अपनी सजेशन दे रहे हैं, तो वहां पे आप ये भी देखेंगे कि आपके जो कोवर्कर्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी सजेशंस क्या हैं, या इस सिचुएशन को वो किस तरह से देख रहे हैं, या इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो किस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे। अपनी ग्रुप प्लानिंग में उनको भी पूरा हक देंगे, या उनको भी आप बच्चों पूरा मौका देंगे कि अगर वो किसी चीज के बारे में कोई सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, कुछ बात बताना चाह रहे हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सजेशन कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प आउट करेगी, तो आप उन्हें वहां पे आप उन्हें ये डांटेंगे नहीं, या बल्कि आप उन्हें बच्चों डांट नहीं पिलाएंगे, उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि उनकी उस चीज को सपोर्ट करेंगे, एक अच्छे वे में साथ लेकर चलेंगे। तो यानी कि जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो सिर्फ अकेले नहीं कर रहे होंगे, आपके साथ तो सारे लोग मिलकर कर रहे होंगे। जब आप इस तरह एज अ फैमिली, एज अ टीम वर्क काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके एक तो ऑब्वियसली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। आपको आप ये कह लें कि अगर वो काम मुश्किल भी हो ना, तो जब सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है कि अगर, या कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आप सबको या हम सबको ये लगने लग जाता है कि शायद इस ऑब्स्टेकल को या इस हार्डशिप को या इस डिफिकल्टी को हम ओवरकम कर ही ना सके। लेकिन वहां पे फिर कोई ना कोई ऑब्वियसली पर्सन भी ऐसा होगा जो जैसा हम सब सोच रहे होंगे वो वैसा नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि हो सकता है उसके एक्सपीरियंस में उसने पहले कभी इस सिचुएशन को देखा हो, तो वो ऑब्वियसली हमें एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता है, अच्छी सजेशन दे सकता है, अच्छा बता सकता है, तो वहां पे फिर हम उसकी उस चीज को फौरन से वेलकम करेंगे। अब आप देखें जब आप सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं तो वही चीज आपके लिए कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। यानी कि अगर आप एज अ लीडर सिर्फ अपनी चीज अपनी बात चलाएंगे या अपना सिर्फ काम करने को कहेंगे, तो वहां पे अगर आपकी कही हुई बात जो है वो एक, यानी कि आपके पास एक ब्रेन है ना, तो सिर्फ एक ब्रेन की बात होगी। लेकिन जब एज अ कोलेक्टिवली आप या कोलेबोरेटिवली काम कर रहे होंगे तो वहां पे इतने सारे लोगों का दिमाग है, इतनी सारी सोचें, इतने सारे सजेशंस मिलके काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो सजेशन जो है, अगर आप अकेले की सजेशन 30% वर्कआउट कर रही है तो सबकी सजेशन मिलके ऑब्वियसली 90, 95 या 90 प्लस पे वर्क कर रही है। तो इसीलिए आप एज अ लीडर, जब आप भी कहीं पे लीडर बनेंगे बच्चों, या कभी कहीं पे किसी ना किसी चीज को इंशाल्लाह ताला हेड करेंगे, तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपकी तवज्जो भी हर चीज की तरफ हो, सिर्फ आप टास्क ओरिएंटेड ना हो, बल्कि इसके साथ साथ आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी हो। आप अपने को वर्कर्स को साथ लेकर किस किस तरह से चलना चाहेंगे आपको ये पता हो, आप चीजों को किस तरह से देखेंगे, आप उन चीजों की तरफ जाएं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाती है, आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होते हैं, और सैडनेस कम हो जाती है, आपको काम करने में मजा आने लग जाता है। होप सो बच्चों, यहाँ तक हमने जितनी भी थेरीज पढ़ी हैं वो मुझे तो लगता है कि आपको होप सो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। लेकिन आप परेशान मत हो, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं दोबारा से एक दफा आपको ओवरव्यू दे दूंगी, बेशक उसके लिए मुझे अलग से क्लास आपकी अरेंज करना पड़ जाए। अब क्लास अरेंज करने के नाम पे हो सकता है आपको काफी दुख हुआ हो। नो मैम। ठीक है मैम। कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू थोड़ा कम हो, क्योंकि एक्चुअली जब 4 बजे क्लास होती थी तब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते थे। अब इस टाइम जाहिर है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो उनके अपने मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इस वजह से शायद उनको भी ये सब कुछ फील करना पड़ रहा होता है। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये पूछना था कि कभी किसी टीचर ने इस तरह से आपकी क्लास ली है, मतलब टाइम पे ना, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना ली हो, कभी पहले ले ली हो? सर खालिद लेते हैं वेडनेसडे को अच्छा, वेडनेसडे 11 को बजे। खालिद की क्लास कितने बजे होती है वैसे? हमारी वैसे होती है 2 बजे, वही उनका टाइम है, मगर वो फिर बाद में लेते हैं। फिर सर 11 मगर बजे सर, लेते हैं? जी सर 11 बजे लेते हैं क्योंकि उनकी उस टाइम ना सेकंड क्लास होती है किसी और क्लास के साथ। अच्छा 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 बच्चों, और अगर ऐसा है तो फिर मैं वेंसडे को आपकी क्लास 2 बजे ना ले लूं, अगर सर ने ना लेनी हो तो? चले देख लें, अगर मैम हुआ ले उस ले, दिन कोई फिर आप मसला ले नहीं। लेना।
चलें अभी मतलब अभी कुछ मत कहिएगा, आप उस दिन का देख लेंगे जी, जो भी सर का उस शेड्यूल दिन देख लेंगे ना कि अगर नहीं होगी तो फिर आप अरेंज कर लेना। जी फिर मैं चले रेप को बोल दूंगी क्योंकि कि अगर सर ने लेनी है। और बच्चों अगर अब आए, अच्छा बच्चों यहाँ पे आपकी मीटिंग एंड होने लगी है और इसके बाद ओब्वियसली आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला, अगर कल बच्चों सर जैदी की क्लास ना हुई तो मैं ले लूं, ये ना हो आप लोगों को लगे कि मैम तो पीछे ही पड़ी। चलिए कल की रहने देते हैं, वेंसडे की देख लेते हैं। चलो ठीक है। वो मैं सर जल्दी वैसे भी नहीं 2 वीक से नहीं दे रहे हमारी क्लास बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे कह रहे थे कि उनके घर में शायद कोई मसला है, इस वजह से वो ले रहे। आई डोंट नो, उनके फादर की काफी ज्यादा कंडीशन नहीं थी, ओहो चलिए अल्लाह वो हॉस्पिटलाइज थे। तो बस सर इवन मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते, वरना सर हमेशा कर देते होते हैं। अब पूछते भी है ना तो सर कोई रिप्लाई वगैरह भी देते हैं। जी बच्चों अल्लाह उनके फादर को जल्दी जल्दी सेहत दे, परेशानी उनकी खत्म। आमीन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते अल्लाह हैं आपसे हाफिज। इंशाल्लाह ताला वेंसडे को। मैं सोच रही हूँ कि ये खुद ही रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं रही। चलें बस हो ही जाती है, देख ही लेते हैं इसको। मैम हम फिर लीव कर देते हैं क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जी लगी जी आप चले जाएं बच्चों, जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। है।